हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और हमने हमारे सिलेबस में पहले विज्ञान विषय से शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे विज्ञान विषय के डिटेल एमसीक्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो आज हम उसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं। आज हमारे एमसीक्यू सीरीज की 3rd क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो यदि आप भी उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, और इससे पहले भी यदि आपने हमारे 2 एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज की हमारी 3rd क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब्ड ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट। कोई वस्तु सभी कलर को क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है ना। एक ऑब्जेक्ट सभी कलर को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, अब्सॉर्ब्ड कर रहा है। ठीक है, सभी रंगों को क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट अवशोषित कर रहा है। ठीक है, देन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। यदि कोई ऑब्जेक्ट सभी रंगों को क्या कर रहा है? अब्सॉर्ब्ड कर रहा है, सभी प्रकाश के रंगों को अब्सॉर्ब्ड कर रहा है, तो देन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ऑब्जेक्ट का कलर कैसा होगा? ग्रीन, येलो, ब्लैक और रेड। तो स्टूडेंट, कैसा कलर होगा? सभी रंगों को अगर अब्सॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, तो कलर ऑब्जेक्ट का कैसे रहेगा? ब्लैक। क्या रहेगा? कलर ब्लैक कलर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सभी लाइट के कलर्स को अब्सॉर्ब्ड कर रहा है तो रंग कैसा होगा? ऑब्जेक्ट का ब्लैक कलर का होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट ऑल कलर। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स मतलब कि यदि सभी कलर क्या करेगा? परावर्तित करेगा, परावर्तित कर दे। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट सभी रंगों को क्या कर देगा? परावर्तित कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, तो कलर कैसा होगा? ऑब्जेक्ट का कलर कैसा रहेगा? व्हाइट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का कलर व्हाइट, यानी कि सफेद। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है यहां से इस प्रश्न से। यदि कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर को ऑब्जॉर्ब्ड कर रहा है तो कलर कैसा रहेगा ऑब्जेक्ट का? ब्लैक। और यदि कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कलर कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? व्हाइट, सफेद। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस का उत्पादन हुआ, है ना, अपूर्ण कंबशन दहन, वही फ्यूल यानी ईंधन। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। मतलब कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी अगर ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, है ना। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होगी? तो ऑप्शन है सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि अगर फ्यूल के इनकम्प्लीट क्या कंबशन से, मतलब ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक और बात है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये साइलेंट किलर कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं। कैसे फॉर्म होती है? फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। कैसे फॉर्म होती है? ईंधन के अपूर्ण दहन से। फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल मतलब ईंधन के अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं?
ऑक्सीजन के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ढेर का सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा? अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ क्रस्ट पर मतलब भूपर्वपट्टी पे, परपेटी से अर्थ क्रस्ट पर मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट मतलब तत्व। हमारी भूपर्वपट्टी पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट कौन सा है? ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन के बारे में एक क्वेश्चन क्या आता है? ये जलने में सहायता दे, जलने में सहायता करती है ना, जलने में सहायता करती है ना, मतलब इफेक्टिव फॉर बर्निंग है ना। जलने में क्या सहायता करती है? ज्वलनशील नहीं है खुद, लेकिन जलाने में सहायता करती है, जलाने में सहायता करती है ना, मतलब कंबशन या बर्निंग में क्या रहती है? हेल्प करती है, हेल्पफुल रहती है, हेल्प करती है, मतलब कंबशन या बर्निंग में हेल्पफुल रहती है। मतलब किसी चीज को जलाना है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कौन सी गैस बर्निंग में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना। एक गैस है ऑक्सीजन, कौन सी गैस जलाने में सहायता करती है? ऑक्सीजन, O2। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, आग बुझाने वाली गैस, आग बुझाने वाली गैस कौन सी? आग बुझाने वाली गैस CO2। देखो जलाने में सहायक ऑक्सीजन, आग बुझाने वाली गैस CO2। ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा? और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। देखो अब दूसरी देखते हैं हम, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को ही प्राणवायु गैस है ना, इसके बिना जिंदा रह सकते हैं हम क्या? प्राणवायु। ठीक है। अब एक बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, हमारा जो एटमॉस्फेयर पाई जाने वाली गैस, नाइट्रोजन की बात करें क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस। एक बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बात करें तो, नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, मतलब कि एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और कितने परसेंट में पाई जाती है? 78%। नाइट्रोजन का प्रतिशत देखें तो 78%। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर, है ना। निम्नलिखित में कौन लोह का क्या है? आयरन को बोलते हैं लोहा, आयरन को बोलते हैं लोहा, और को बोलते हैं अयस्क, और क्या बोलेंगे? अयस्क। तो निम्नलिखित में कौन सा लोहे का लोह अयस्क है, मतलब लोहे का अयस्क है? एक होता है पिच ब्लेंड, ये क्या है? प्लीज बेंड, एक है अर्जेंटाइट, एक मैग्नेटाइट, एक क्रायोलाइट। एक एक चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है। मैग्नेटाइट क्या फॉर्मूला है? Fe3 और 4। ठीक है। क्रायोलाइट Na3LF6, अर्जेंटाइट Ag2S, पिच ब्लेंडी UO2। ठीक है। देखो ये फॉर्मूले हैं सबके इसके। ठीक है। दीज आर द फॉर्मूला। अब इससे पता चल गया होगा आपको
कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क और है ना। आयरन किस में दिख रहा है इसमें, तो मैग्नेटाइट किसका और है, आयरन का और है मैग्नेटाइट। ठीक है, देखो अब यहां पर देख लो, बहुत क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन, हमने देख लिया मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहो का, आयरन का अयस्क, आयरन हो रहा है मैग्नेटाइट। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आयरन और देख लो, एक दो और है, तो आयरन और मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन फंसा देंगे अपन, है ना। आयरन और एक कौन सा है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट फॉर्मूला Fe3O4, आयरन के, और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट और हेमेटाइट, हेमे, हिंदी में भी यही नाम है इनका, ये मत सोचना कि हिंदी में अलग नाम, हिंदी में भी सेम नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये नहीं होता अयस्क, आयरन ये नहीं होता लोह, लोह अयस्क की बात कर रहे हैं अपन। मैग्नेटाइट भी आयरन का और है, Fe3O4, हेमेटाइट फॉर्मूला इसका Fe2O3, ये भी आयरन का अयस्क। एक और देख लो, एल्यूमिनियम और, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एल्यूमिनियम का और देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक है, एक है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इज किसका और है, एल्यूमिनियम का, Na3LF6, Na3LF6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लिया हमने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख रहे, देखते चलो। ये आर्जेंटाइट किसका और है, सिल्वर का, Ag2S। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का, क्रायोलाइट किसका और है, एल्यूमिनियम का, और पिच ब्लेंड किसका और है, यूरेनियम का और है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया, बहुत आसानी से देखे, इसके अलावा कोई सा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इनसे ही क्वेश्चन मेनली बनते हैं। तो पहले एक यहाँ पे आयरन का पूछा है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछना है एल्यूमिनियम का और बताओ, तो आपको बताना है बॉक्साइट या फिर क्रायोलाइट। हो सकता है आयरन का और ये ऑप्शन नहीं दे आपको, मैग्नेटाइट के, हेमेटाइट दे दे तो आपको वो टिक कर देना है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने देखे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हम पूरी मैराथन देंगे आपको, इस और भी डिटेल में थोड़ा सा और बता देंगे आपको, थियरी की मैराथन भी आएगी, एक थियरी की मैराथन दूंगा और एक दूंगा एमसीक्यू 6 क्लास होगी एमसीक्यू की। आज हमारी 3rd क्लास है, हर सब्जेक्ट की 6 क्लास होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उससे बाहर क्वेश्चन ना जाएगा। बस आप देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए, इसी से आपको सफलता मिलेगी, बिना रिवीजन के कभी सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर। ठीक है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट है, डिस्कवर्ड मतलब खोज की, किसकी खोज की, डिस्कवर खोज, और वैक्सीन टीके की। एडवर्ड जेनर ने किसके लिए टीके की खोज की, तो एडवर्ड जेनर ने कौन के लिए टीके की खोज करी, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी। स्मॉल पॉक्स को देखो हिंदी में बोलते हैं शीतला, ये नाम नहीं सुना होगा आपने, चेचक सुना होगा शायद, मेरे हिसाब से चेचक ज्यादा सुना होगा। इसी को हम बोलते हैं बड़ी माता भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बड़ी माता बोलते हैं। डायरेक्ट इसलिए इंग्लिश का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, इसमें डायरेक्ट वही एक हिंदी में नाम ना देके ये बोल सकते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने करी, ऐसा भी देख सकते हैं। चेचक बहुत बार बोला जाता है, चेचक के टीके की खोज किसने करी, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने करी, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने करी, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर। देखो और क्या क्वेश्चन बनते हैं, पोलियो, पोलियो वैक्सीन, देखो ये लिखते चलो। अब एक बार स्मॉल पॉक्स आया है एग्जाम में, हो सकता है पोलियो वैक्सीन पूछ ले आपसे। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी, ये आपको मैंने बताया था, आपको याद हो तो, क्या किसने करी, जोनास साल्कनी, जोनास साल्कनी करी। हिंदी में लिखूंगा एडवर्ड जेनर, हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं एडवर्ड जेनर, पोलियो, जोनास साल्क। ठीक है,
पोलियो के टीके की खोज करी जोनास साल्क ने, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। एक और क्वेश्चन में है रेबीज, ये भी लिख लो। रेबीज के टीके की खोज, रेबीज वैक्सीन की खोज किसने कही? लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने। तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस ये तीनों याद रख लो। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क, रेबीज वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बस आप नोट करते चलिए और रिवाइज करते चलिए, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ना आपकी बोर्ड एग्जाम आने वाली है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज, ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है लाइसोसोम, बी ऑप्शन है लाइसोसोम। सुसाइडल बैग ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, एक है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। तो स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। सुसाइडल बैग यानी आत्मघात की थैली, आत्मघात की थैली, आत्मघात की थैली किस कोश से लेने होता है? कोशिका। अगर प्रश्न आता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज, आत्मघात की थैली, आत्मघात थैली किस कोशिका को कहा जाता है? तो स्टूडेंट किसको कहा जाता है? ऑप्शन से माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघात की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये पूछ ले प्रोटीन फेंक, और क्या क्वेश्चन बन सकते देखते चलो। राइबोसोम, राइबोसोम की क्या कहता है? क्या करती है राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। राइबोसोम करती है प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का क्या करती है? संश्लेषण करती है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम का कहा जाता है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी इसको राइबोसोम ही बोलते हैं, राइबोसोम ही बोलते हैं। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और एक है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, एक क्या है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को क्या कहता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। गोल्गी बॉडी को कहता है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। गोल्गी बॉडी को क्या कहता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, किनको कहा जाता है एक एक करके देख लीजिए जाए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? ये भोजन को क्या बोलते हैं? एटीपी में बदलती है, भोजन को ऊर्जा में बदलती है, भोजन को क्या में बदलती है? एटीपी में बदलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया करती है भोजन को कहीं बदलती है? एटीपी में बदलती है, एटीपी में करती है
ऊर्जा फॉर्म करती है, ऊर्जा में बदलती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गोल्गी बॉडी क्या करती है? गोल्गी काय, इसको हिंदी में गोल्गी काय भी कहते हैं। गोल्गी काय क्या करती है? पैकेजिंग करती है एंड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट करती है। पैकेजिंग और क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, ये सब हमने देखा। राइसोसोम को सुसाइडल बेग के ऊपर, राइसोसोम को क्या कहता है? सुसाइडल बेग कहा जाता है ना। ये क्यों कहा था कि ये क्षतिग्रस्त जो कोशिका उसको भी क्या करती है? खुद उसको खत्म करती है, इसलिए उसको सुसाइडल बेग कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्षतिग्रस्त कोशिका जो क्षतिग्रस्त होती है उसको भी क्या करती है? उसको खत्म करती है, इसलिए इसको क्या कहता है? सुसाइडल बेग कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, इसमें से ज्यादा इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना कम है स्टूडेंट, बस आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट किसके उत्पादन में उसको यूज करते हैं? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ए अल्कोहल, ठीक है, ए अल्कोहल, और क्वेश्चन है और बी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, सी एसिड एंड डी ऑक्सीजन। हमारा क्वेश्चन क्या है? यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, किसके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया था, यूज किया था, है ना। तो देखो यीस्ट के क्वेश्चन आ रहा है ना, तो किसके उत्पादन किया था? हमने पढ़ चुके हैं, आपको डिटेल में समझा था, एक ही क्वेश्चन से हमने 5-5 क्वेश्चन बनवाया था। तो यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। आपको ने अगर क्लास रिवाइज करी होगी तो आपने पढ़ा था उस दिन फर्मेंटेशन। क्या पढ़ा था? फर्मेंटेशन पढ़ा था उस दिन, फर्मेंटेशन पढ़ा था, यानी कि किण्वन में बताया था ना मैंने, किण्वन का क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? फर्मेंटेशन के बारे में, किण्वन के बारे में क्या क्वेश्चन आया था? फर्मेंटेशन की खोज किसने करी, ये क्वेश्चन आया है ना, लुई पाश्चर। तो यहाँ पे मैंने उस दिन बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी थी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, है ना, बताया था मैंने, सूक्ष्म जीव। फर्मेंटेशन कौन करता है? किण्वन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट एंड बैक्टीरिया थे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, है ना, बताया था मैंने उस दिन। तो यीस्ट क्या करता है? जो यीस्ट क्या करता है उसमें शर्करा को काई में बदलता है, यानी शुगर को काई में बदलता है इथेनॉल, अल्कोहल, इथेनॉल में और CO2 बनती है, तो मतलब क्या बनता है? इथेनॉल, अल्कोहल बनता है। तो यीस्ट किसके प्रोडक्शन में हेल्पफुल है? अल्कोहल में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, देखो वो अगले क्वेश्चन बताएंगे, बाद में बताऊंगा आपको। 7th क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन टेक्स प्लेस इन, ठीक है। ऑप्शन है हमारा यीस्ट, बी ऑप्शन है हमारा हाइड्रा, सी ऑप्शन है हमारा अमीबा, डी ऑप्शन हमारा स्टार फिश। देखिए स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन टेक्स प्लेस, मतलब कि रिप्रोडक्शन का प्रजनन, क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन हिंदी? प्रजनन। बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन
द्विखंडन या क्या बोलते हैं इसको, द्विविभाजन किसके द्वारा, किसमें, प्रश्न क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक प्लेस, मतलब इनमें से किसमें बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा, मतलब द्विखंडन या द्विविभाजन की प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है ना। द्विखंडन द्विविभाजन के द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो किसमें होता है, ए ऑप्शन है यीस्ट, बी हाइड्रा, सी अमीबा, डी स्टारफिश। तो किसमें होता है बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन, अमीबा में होता है। तो देखो बाइनरी फिजन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते जाओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन की एक मेथड है बाइनरी फिजन, एक मेथड है बाइनरी फिजन, असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन, इसके द्विखंडन या द्विविभाजन। ठीक है, किस किस में होती है याद रखना, अमीबा में होती है, अमीबा, अमीबा में होती है, ऑप्शन में था अमीबा, टिक कर दो। और किस में होती है, अगर अमीबा ऑप्शन में नहीं होता तो बैक्टीरिया में भी होती है, पैरामीशियम में भी होती है, याद रख लो। ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, और ऑप्शन चेंज होता तो क्या हम आंसर नहीं देंगे क्या, हमको आंसर निकालना पड़ेगा। बाइनरी फिजन के द्वारा किस किस में रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा में, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, याद रख लो। एक और क्वेश्चन था बर्डिंग के द्वारा, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन किस किस में होता है, एक होता है हाइड्रा और एक होता है यीस्ट। यही थोड़ी देर पहले मैं आपको नहीं बताया, ये क्वेश्चन था। तो बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, या हाइड्रा और यीस्ट, इतना याद कर लो। यीस्ट हाइड्रा में बर्डिंग के द्वारा, अमीबा में बाइनरी फिजन के द्वारा, और स्टारफिश में होता है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन के द्वारा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन सी के बारे में क्वेश्चन है, विटामिन सी, विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसीजेस। विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसीज, हमारे ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है बेरी बेरी, बेरी बेरी, बी ऑप्शन है रिकेट्स, सी ऑप्शन है स्कर्वी, और एक ऑप्शन है गोइटर। गोइटर, देखो यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसीज है ना, विटामिन सी की हमसे डेफिशिएंसी डिसीज पूछी है, मतलब कि विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, कौन सा रोग होता है, डिसीज यानी रोग, डेफिशिएंसी यानी कमी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ए बेरी बेरी, बी रिकेट्स, स्कर्वी, डी गोइटर। तो कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन है रिकेट्स, रिकेट किसकी कमी से होता है, रिकेट्स की बात करें विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से है ना। रिकेट्स में किस विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, एक है ऑप्शन है गोइटर, गोइटर का के कारण होता है गोइटर, गोइटर में किसकी डिफिशियंसी होती है, आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, आयोडीन की क्या होगी, आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। गोइटर में क्या होता है, गोइटर में क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड,
गोइटर में क्या हो जाता है, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, मतलब कि जो ग्लैंड को बोलते हैं हिंदी में ग्रंथि, वो थायराइड को थायराइड ही बोलते हैं हिंदी में। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, थायराइड ग्रंथि के बड़ा हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमने सारे विटामिन बेरी बेरी, बेरी बेरी किसकी कमी से होती है, विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी कौन से विटामिन, विटामिन B1 की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है, विटामिन B1 की कमी, या थायमीन की कमी, थायमीन थायमीन की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी। विटामिन B1 या थायमीन की कमी से कौन सा हो जाता है, थायमीन, थायमीन, विटामिन B1 थायमीन की कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी। सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ substance what type of substance are copper, iron, etc. that conduct electricity। ठीक है, ऑप्शन है गुड कंडक्टर, एक ऑप्शन है गुड कंडक्टर, एक ऑप्शन है बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, एक ऑप्शन है बैड कंडक्टर, एक ऑप्शन है गुड कंडक्टर, एक ऑप्शन है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, एक ऑप्शन है एनओटी। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, वो टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉपर आयरन, सब्सटेंस है पदार्थ, है ना, किस प्रकार के पदार्थ है ना, किस प्रकार के सब्सटेंस पदार्थ है कॉपर आयरन, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या अपने कंडक्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत को अपने में से पास होने देते हैं ना, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत, विद्युत। ठीक है, कॉपर आयरन एक्सेट्रा आदि किस प्रकार का सब्सटेंस है जो अपने में से किसको पास करने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, विद्युत को पास होने देते हैं। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। गुड कंडक्टर यानी सुचालक, विद्युत का सुचालक, बैड कंडक्टर ने कुचालक, सेमी कंडक्टर ने अर्धचालक। तो किस प्रकार का सब्सटेंस ये कैसे है, गुड कंडक्टर, मतलब जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे वो कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा, सुचालक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दिए कॉपर आयरन, कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा, आयरन को बोलते हैं लोहा। हमने पढ़ा था मेटल, धातु, धातु पढ़ा था, मेटल, मेटल में क्या पढ़ा था, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत क्या क्या होते हैं, मेटल सुचालक होते हैं, पढ़ा था। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो धातु है विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, हमने बताया था मैंने आपको। कौन कौन से, कॉपर भी गुड कंडक्टर है, सी कॉपर है, तांबा भी गुड कंडक्टर है, आयरन, ये सभी क्या है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, धातु, मेटल, ये गुड कंडक्टर रहते हैं, गुड कंडक्टर, और अधातु बैड कंडक्टर रहती है, बैड
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है। आ गया समझ में? इतना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन? नॉन मेटल। लेकिन एक और क्वेश्चन, क्या बताया था मैंने आपको? कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? कौन सा? एक्सेप्शन बोलो। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, मतलब इनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में? जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में है ना, पोजीशन की मेटल नॉन मेटल के बीच में, वो सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल याद रख लो स्टूडेंट्स, अर्धचालक के उदाहरण याद रख लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसा यानी सिलिकॉन जी यानी जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक है। बस इतना याद रख लो, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which product of petroleum is used for road construction? रोड कंस्ट्रक्शन ऑप्शन में दिया है केरोसिन, केरोसिन। बी ऑप्शन में दे रखा है बिटुमैन, बिटुमैन। एक ऑप्शन में दे रखा है, क्या ऑप्शन में दे रखा है? पैराफिन वैक्स। डी लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट ऑयल, स्नेहक तेल। देखो, पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट रोड सड़क के निर्माण में यूज होता है ना? पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट है ना जो रोड सड़क निर्माण में क्या होता है? सड़क निर्माण में क्या करता है ये? पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट सड़क निर्माण में यूज होता है, उपयोगी होता है? कौन सा? ए केरोसिन, बी बिटुमन, सी पैराफिन, पैराफिन वैक्स एंड डी लुब्रिकेंट। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, बिटुमन पैराफिन वैक्स और लुब्रिकेंट यानी स्नेहक तेल। तो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? बिटुमन। बिटुमन किसके काम आता है? रोड कंस्ट्रक्शन के, मतलब सड़क निर्माण में काम आता है। केरोसिन मिट्टी का तेल किस किस में काम आएगा? सोचो जरा। ये आएगा लैंप में, ठीक है, ये आएगा हीटर में काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक पैराफिन वैक्स ये किसमें आया कि कैंडल्स में काम आएगा, मोम बनाने, ये मोम बनाने। स्नेहक तेल किस किस काम में आएगा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में, गाड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है, व्हीकल्स में इसको यूज करते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल को, स्नेहक तेल को। पैराफिन वैक्स ये कैंडल बनाने में, ठीक है। बिटुमेन रोड कंस्ट्रक्शन और केरोसिन मिट्टी का तेल स्टोव में, हीटर में, लैंप में रोशनी के लिए, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि रोड कंस्ट्रक्शन में, सड़क निर्माण में क्या काम आता है? तो बिटुमेन काम आता है। नोट करते चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which was the first artificial
satellite. Which was the first artificial satellite to orbit the Earth? To orbit the Earth. A. Sputnik. Sputnik first. B. Explorer first. C. Vanguard फर्स्ट. डी एनओटी नॉन ऑफ द अबव. मतलब फर्स्ट प्रथम कृत्रिम उपग्रह ऑर्बिट द अर्थ, परिक्रमा पृथ्वी, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा है. Which was the first artificial satellite to orbit the earth? मतलब कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट. स्पुतनिक फर्स्ट. एक एक्सप्लोरर फर्स्ट, वेरिएंट फर्स्ट, एनओटी. तो हमारा उत्तर क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट. पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट. एक क्वेश्चन और याद करना है आपको, याद रहना चाहिए. फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट. फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट. भारत की पहली प्रथम स्पेस उपग्रह, भारत का पहला प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह. या तो ऐसा क्वेश्चन आता है या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है. फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया. भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना देंगे. आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? आर्यभट्ट. भट्ट भट्ट आर्यभट्ट फर्स्ट. क्या है स्टूडेंट्स? क्या है हमारा आंसर? आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट फर्स्ट. इसको लिख देते हैं, आर्यभट्ट फर्स्ट. ठीक है. तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह या प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट प्रथम. और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट. ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. हमारा 12 क्वेश्चन देखते हैं. अब हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, एस्केरिस lie in which part of the human body? ठीक है. ए इंटेस्टाइन, बी स्टमक, सी लिवर, डी किडनी. ठीक है. तो एस्केरिस लाई इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? एस्केरिस वॉर्म. एस्केरिस जो कीड़ा है ह्यूमन बॉडी के मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये एस्केरिस किस अंग में पाया जाता है? स्टमक, लिवर, किडनी या इंटेस्टाइन, यानी किसमें पाया जाता है? आंत में पाया जाता है. आंत में. किसमें पाया जाता है? स्टमक. ये एस्केरिस वॉर्म आंत में पाया जाता है. आंत में मतलब इंटेस्टाइन. तो देखो स्टूडेंट, क्या याद रखना है आपको? एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में. और कौन सी इंटेस्टाइन में भी डिटेल में पूछ ले तो कहाँ पाया जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. देखो ये इसके कारण कौन सी एक एस्केरिस एक वॉर्म है. एस्केरिस है ना, ये पर एक वॉर्म है. कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है.
और ये कौन सी डिसीज कॉज करता है, इससे कौन सी डिसीज होती है, एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस एस्केरिएसिस ये डिसीज होती है। इसके कारण कौन सी डिसीज होती है, एस्केरिएसिस। ये क्या है, परजीवी, ये पैरासाइट है। एस्केरिस एक पैरासाइट है जो कि कौन सी डिसीज कॉज करता है, इसके कारण कौन सी डिसीज होती है, एस्केरिएसिस। देखो एस्केरिस, यहां से क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना। एस्केरिस कहां पे आता है, इसको एक वर्म है। एस्केरिस एक वर्म है, कहां पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पाया था। कहां पे आता है, छोटी आंत में। एस्केरिस ये कौन सी इसके कारण कौन सी डिसीज होती है, एस्केरिएसिस, एस्केरियोसिस। ठीक है, इतना याद रखो, बस इतना काफी। हमारे बॉडी में कैसे आता है ये, जो खराब, जैसे खराब सब्जियां हो जाती है, मतलब है ना, कंटेमिनेटेड रहती है, खराब रहती है, या मिट्टी से, इनसे हमारे बॉडी में जब हम उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब स्टूडेंट्स। यहां से इतना याद रखना, एस्केरिस वर्म कहां पाया जाता है, हमारे ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, बस इतना याद रखो, कोई दिक्कत की बात। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है, इस, ठीक है। ऑप्शंस क्या हमारे, ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी बैक्टीरिया, डी ऑल ऑफ दिस। देखो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव कौन से, इसमें से हमने क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। कुछ ऑप्शंस दिए हमको, देखते हो ध्यान से देखो, एक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, सभी कौन सा आएगा, ठीक है। प्रो ने पहले, ये क्या है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है ना, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। तो कौन सा है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक कौन सा है इसमें से, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। याद रखना कैसे है सभी ये, कैसे है ये सभी, यूनिसेल्युलर है। कैसे है ये सभी, ये एक ही सेल है, इसमें एक कोशिकी है, एक ही कोशिका है इसमें, एक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में एक ही कोशिका है ना। कौन से, एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, एक और है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में दो नाम याद रख लो, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। ये कैसे है दोनों बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये यूनिसेल्युलर है, मतलब क्या है, एक कोशिकी। आपसे पूछ ले बैक्टीरिया एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है, तो ये कैसा है बैक्टीरिया, एक कोशिकी, ठीक है। इसके अलावा जो दे रखे हैं, मिटा रहा हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। एक ऑप्शन जो अमीबा और पैरामीशियम दे रखे हैं, अमीबा यानी कि पैरामीशियम दे रखा है, ये कैसा है, यूकैरियोटिक। कैसा है, यूकैरियोटिक। ये कैसे है, ये यूकैरियोटिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आज की ओर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हम
हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बीच ऑफ द फॉलोइंग is most light weight atomic particle। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं हमको, देखते हैं हम क्या दे रखे। ये ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, ठीक है, डी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम। देखो सबसे हल्का कण पूछा है, परमाणु कण। परमाणु कण देखो, मतलब इनमें से कौन सा एटॉमिक पार्टिकल सबसे हल्का है, मतलब जिसका द्रव्यमान सबसे कम, ये देखना है ना। ऑप्शन दे रखे इलेक्ट्रॉन, क्या दे रखे हमको? इलेक्ट्रॉन। एक ऑप्शन दे रखा है प्रोटॉन, एक ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक ऑप्शन देख रखा है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु। तो कौन सा सबसे हल्का परमाणु है ना, कौन सा सबसे हल्का परमाणु कण है, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। देखते हैं अपन कौन सा सबसे हल्का होगा। इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखें, मास इलेक्ट्रॉन का मास देखें अपन, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। प्रोटॉन का क्या है? 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻27 kg। देखते चलो, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, ये याद रखो। सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। किसका सबसे कम? इलेक्ट्रॉन का। परमाणु इलेक्ट्रॉन का सबसे कम क्या है? एटॉमिक, सबसे कम एटॉमिक वेट यहाँ की सबसे हल्का परमाणु कण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन, ये मास देखिए, ठीक है, लेकिन ये देखो आपसे पूछ ली जाए सबसे लाइट वेट एटॉमिक पार्टिकल कौन सा? इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये क्वेश्चन है हेवियर वेट एटॉमिक पार्टिकल, सबसे हेवियर वेट का क्या एटॉमिक पार्टिकल पूछ ले, एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो सबसे लाइट वेट तो किसका? इलेक्ट्रॉन का। सबसे ज्यादा वेट किसका है? न्यूट्रॉन का। जैसे बता रहा हूं वैसा कर लो, बस ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, जैसे बता रहा हूं वैसा कर लो। जो क्वेश्चन बन रहा है मैं सब बता रहा हूं। सबसे हल्का पूछ ले इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी पूछ ले न्यूट्रॉन, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? देखो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। ये सब क्या है? वेट। सबसे कम इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, सब एटॉमिक उप परमाणु कण है, ठीक है। परमाणु के उपकण है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसमें हाइड्रोजन एटम भी दे रखा है। अब यहां देखिए, अगर ये नहीं आता ऑप्शन में तो ये जैसा ही है। अब देखिए मैं कंपेरिजन बता रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रोटॉन और हाइड्रोजन में से किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है तो इसमें आएगा हाइड्रोजन एटम का। तो देखो हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम क्या है?
प्रोटॉन के बात करें, ये मास देखा था हमने 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg मास है इसका प्रोटॉन का। प्रोटॉन हाइड्रोजन के सम एक आइसोटोप देखे थे, 3 आइसोटोप थे, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। बात कर चुके थे, ये मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा रहता है 1H1। इसमें कितने हैं, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भी है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका हेवियर हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है, जितना कि इसका नेग्लिजिबल मानते हैं, वो जब नेग्लिजिबल मानते हैं इतना हल्का है, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम में से किसका ज्यादा है एटॉमिक वेट, तो हाइड्रोजन एटम। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन का कुछ भी नहीं रहता, नेग्लिजिबल रहता, लेकिन कुछ तो होगा ना, इसलिए ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। लाइट वेट कौन सा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा है वेट किसका है, न्यूट्रॉन का। सबसे कम वेट किसका है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 50। अवर अर्थ बिहेव्स लाइक, ठीक है। ऑप्शन देख रखा है, लाइक अ कर्व मैग्नेट, एक ऑप्शन दे रखा है लाइक अ बार मैग्नेट, लाइक अ बार मैग्नेट, एक ऑप्शन दे रखा है लाइक ए इलेक्ट्रिक मैग्नेट, डी NOT मतलब नॉन ऑफ द अबव। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारी पृथ्वी कैसा व्यवहार करती है, हमारी पृथ्वी कैसा व्यवहार करती है। एक ऑप्शन दे रहा है कर्व मैग्नेट जैसा, एक ऑप्शन दे रखा है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक। तो कैसा व्यवहार करती है हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कैसा व्यवहार करती है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी लाइक अ बार मैग्नेट कैसा व्यवहार करती है, बार मैग्नेट जैसा व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी कैसा व्यवहार करती है, लाइक अ बार मैग्नेट। कैसा व्यवहार करती है हमारी पृथ्वी, बार मैग्नेट जैसा, छड़ चुंबक जैसा। अर्थ कैसा व्यवहार कर, अर्थ इधर है ना, कैसा मैग्नेट है, हग, या फिर हग मैग्नेट, या फिर ये भी आ सकता है जाइंट मैग्नेट। कैसा मैग्नेट, हग या जाइंट मैग्नेट। कैसा है, हग या जाइंट मैग्नेट, बहुत बड़ा। बार मैग्नेट ये याद रखना। और अर्थ भी एक लाइक है, और अर्थ के ये ऑप्शन में नहीं आते, ऐसा भी ऑप्शन है, अर्थ है हग मैग्नेट या जाइंट मैग्नेट। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज के क्वेश्चंस देखे। तो आज हमने 15 क्वेश्चन देखे और इन्हीं से हमने बहुत सारे क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करे, डिटेल्ड में देखे। तो आज हमारी 3rd क्लास, हमारी MCQ सीरीज की 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। बस 3 क्लास और लेंगे, हमारा साइंस की कोई टेंशन नहीं, साइंस बिल्कुल फिनिश। और अगर हो सके तो हम एक मैराथन भी देंगे आपको थियोरी की। बस 7 क्लास, 6 क्लास और एक थियोरी क्लास, 7 क्लास। बस कुछ घंटे मेहनत, बार बार रिविजन और आपका साइंस का टेंशन खत्म बिल्कुल। लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होती है हमारी MCQ सीरीज की। 1-1 घंटे 6, मतलब लगभग 6 क्लास 6 घंटे। थियोरी की थोड़ा 2-1 घंटे की थियोरी, 2-3 घंटे की थियोरी, बस 12 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई साइंस की। और हमारे साइंस के 20 नंबर में बहुत ही अच्छा स्कोर इजीली कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जीके की 3rd MCQ सीरीज की 3rd क्लास भी हो चुकी है, 3 क्लासेस और आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आपको तैयारी के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, एक कॉपी लो, उस पर जो पढ़ा रहा हूँ नोट करते चलो, उसको बार बार रिवाइज करते चलो। इधर उधर भटकने की बजाय जो है उसको पढ़ो, जो बता रहा हूं उसको बस पढ़ लो, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। आप अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आप डायरेक्ट स्किप मत करो उसको। अगर एक बार आपने ओपन कर लिया तो एक बार पूरी क्लास देख लो। अरे एक क्लास आप देख लोगे तो आपको खुद अंदाजा लगा लोगे कि ये क्लास हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जब आप पूरी क्लासेस को पढ़ लोगे, ज्यादा क्लास भी नहीं ले रहा हूँ ऐसा कि बहुत क्लास ले रहा हूँ और आएगा कुछ नहीं, बहुत अच्छी, बहुत ही जितनी क्लास लेनी चाहिए उतनी ले रहा हूँ, और उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस उसी में से ही आएंगे। क्योंकि
हम कोई डायरेक्ट एक क्वेश्चन पढ़ के एक एमसीक्यू पढ़ा डायरेक्ट आंसर टिक किया, उसको वैसे नहीं पढ़ रहे, हम डिटेल्ड पढ़ रहे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते, क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी हमने ऐसे करी है कि जिससे हमारे सभी टॉपिक्स भी कवर हो जाए। एक एक पॉइंट वाइज तो हम पढ़ नहीं रहे, अच्छे से थियरी वाइज डिटेल वाइज हम पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एमसीक्यू की थर्ड क्लास यही समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कैसी लगी हो, इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक हमारी वीडियो फटाक से पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।